Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है बट जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या एक कंक्लूजन निकल करके आ सकता है एकदम कंसाइज वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो काम के पॉइंट्स हैं वो याद रहें और एग्जाम में आप अप्लाई कर पाएँ। तो डिस्कस करेंगे एनसीएफ को। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे एनसीएफ 2005। इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अदरवाइज तो ये अपने आप में 100 कुछ पेज का डॉक्यूमेंट है, इतनी मोटी बुकलेट आती है, तो वो तो आप पूरा तो वैसे भी नहीं याद रख सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे, आ जाओ एक बार। बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है गुड मॉर्निंग, सही है, जब जागो तभी सवेरा है। बहुत बढ़िया। तो एनसीएफ 2005 की यदि हम बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट है। अगर हम बात करें ये है क्या, जो लोग नई तैयारी शुरू करते हैं वो कहते हैं है क्या ये। तो एनसीएफ, जिसका पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अब इसके आगे लिखा हुआ है 2005 यानी 2005। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले भी आया होगा ये, है ना। तो एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है, एक करिकुलम है, एक पाठ्यचर्या है। करिकुलम क्या होता है, जिसमें आपके स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज होनी है उन सबका कच्चा चिट्ठा होगा, हर एक एक्टिविटी, और सिलेबस इसका जस्ट एक पार्ट है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से एक गाइडलाइंस मिली कि भाई ये जो करिकुलम है, जो नया करिकुलम है, इसके बेसिस पे हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करना है। चाहे वो हमारा सिलेबस हो, चाहे वो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका हो, चाहे वो बच्चों के सीखने का ढंग हो, है ना। बच्चों की बेहतरी के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट आता है। तो ये 4th डॉक्यूमेंट था, ये 4th एनसीएफ है आज तक का। पहला है 1988 1975 में आया, 1975 में पहला एनसीएफ। अगर पूछ ले के कब कब एनसीएफ आए, 1975, देन 1988 यानी 1988, देन ईयर 2000, 2000, सन 2000 में, और ये 4th एनसीएफ था जो 2005 में आया। हमारी व्यवस्था कह सकते हैं कंपैरेटिवली ढीली है, अभी तक जो है नई चीज़ें लागू होंगी धीरे धीरे, बट अभी इसी को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक, तो ये कुछ 4 एनसीएफ हैं हमारे पास। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ज़मीनी स्तर पे आज तक भी लागू ना हुई हो, बट गाइडलाइंस अच्छी हैं। ठीक, तो एक एनसीएफ टीई है जो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा और क्वेश्चन ऑप्शन देकर के कंफ्यूज भी कर सकता है। एनसीएफ टीई अलग है एनसीएफ से। एनसीएफ टीई 2009 में आया था टीचर एजुकेशन के लिए। टीई का मतलब है टीचर एजुकेशन। ठीक, ये नॉर्मल एनसीएफ है, ये एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। देश भर में स्कूल्स में जो सिस्टम है उसमें बेहतरी के लिए जो एनसीएफ्स हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा ही चारों के चारों प्रिपेयर किए गए। लेकिन ये जो एनसीएफ टीई है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए भी तो एक फ्रेमवर्क चाहिए ना। तो ये जो टीचर एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क है, ये क्या है, ये एनसीटीई ने बनाया था, तो इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे इसको। एनसीटीई एक अलग व्यवस्था है जो रेगुलेट करती है टीचर एजुकेशन को। एनसीटीई की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है बात, तो ये अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्कूल वाले करिकुलम की, जो बच्चों के लिए है, टीचर्स के लिए है, लेकिन ये सिर्फ टीचर्स के लिए था एनसीएफ टीई। इसकी चर्चा कभी और करेंगे। ठीक है बात, तो ये 4th एनसीएफ है जिसको एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया, और ये कहता है कि भाई बच्चों से ना एक तो बर्डन कम कर लो। जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि एक रिपोर्ट थी 1993 की, 1993 की, प्रोफेसर यशपाल की हेड करते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट थी समिति की, जिसका नाम है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रटने पे ज़्यादा जोर दे रहा है, वो एक तरीके से रिजिडनेस है एग्जामिनेशन की, डर है एग्जामिनेशन को, बस्ता है भारी लेकर के, बच्चे से भारी बस्ता है जो वो स्कूल लेकर के जाता है, जो बैग है उससे भारी है ना। तो वो बर्डन को कम किया जाए, शिक्षा बिना बोझ के। ये एक रिपोर्ट थी कमेटी की जिसपे इसको पूरा आधार बना करके डिजाइन किया गया। एक बार मैं देख लेती हूँ ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, है ना। एक नया टाइम टेबल कह लीजिए आप लेट्स लर्न के लिए जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। कुछ परिवर्तन करेंगे हम लोग, ठीक चल रही हैं चीजें, चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज कई दिन बाद हम लोग फिर से मिले हैं। 2005 की अगर हम बात करें एनसीएफ की, तो ये 4th एनसीएफ है और एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया। ठीक, जो नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए, कुछ नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए, ठीक, नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए, 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए, मतलब बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स बने जिन्होंने अलग अलग अपनी चेंजेस के प्रावधान दिए। नेशनल फोकस ग्रुप कितने? 21। ठीक, हेड कौन थे इसको पूरे जो भी लीड करने वाला प्रोग्राम है, वो थे प्रोफेसर यशपाल, जो पहले भी जो एक रिपोर्ट आई थी लर्निंग विदाउट बर्डन, उसके हेड रह चुके थे, जिसपे ये बेस्ड है, प्रोफेसर यशपाल। ठीक, अगर हम बात करें तो लर्निंग विदाउट बर्डन, अगर ये मैं कहूँ इंस्पायर्ड कहाँ से है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के जो एक रिपोर्ट है उस पर, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की जो नई मतलब शिक्षा नीति कहेंगे जिसको, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन दोनों से ये कहेंगे इसका जो इंस्पिरेशन है वो ड्रॉ किया गया कि हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसमें बच्चों की भलाई के लिए, जिसमें आप बच्चे को बाहर की लाइफ से या रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएं, उसकी स्कूल की लाइफ को। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है। अगर मैं बात करूं तो ये जो एनसीएफ है ये बेस्ड है एक तरह की, हम कहेंगे फिलॉसफी पे, इतना नोट कर लिया होगा होपफुली आपने। और वो फिलॉसफी क्या है या वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है जिसपे ये बेस्ड है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद एक ऐसा क्षेत्र है। क्या है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म? टैगोर से भी इसको जोड़ करके देखा गया, उस पर भी समझेंगे अभी। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। रचनावाद बात करता है बच्चे के करके सीखने की, कि बच्चा कैसे सीखे, करके सीखे, ग्रुप्स में सीखे, एक दूसरे के कोलैबोरेशन से सीखे, एक दूसरे के सहयोग से सीखे, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू सीखे, है ना, ऐसी एक्टिविटीज करके सीखे जो उसके रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, समस्या समाधान पे फोकस रहा, क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क का प्रयोग कर सके बच्चा, है ना, उसकी जो एक मौलिक विचार है वो बाहर आ सकें। तो रचनावाद इन सब चीजों पे फोकस करता है, यानी करके सीखने पे फोकस करता है, रोट लर्निंग पे नहीं, रटने पे नहीं, करने पे। रोट लर्निंग, रटने पे नहीं, डूइंग यानी करके सीखने पे फोकस हो। यही आप समझ सकते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट इसी बात को मानेगा कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। लर्निंग वो है जो वो सक्रिय रूप से निर्मित करता है, जैसा कि पियाजे और वाइगोस्की कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो ये रचनावाद से इंस्पायर्ड है। और रचनावादी कहते हैं कि टीचर क्या होगा, रचनावाद में टीचर का जो रोल है वो कैसा हो, तो ये आपको पता हो। और कंस्ट्रक्टिविज्म भी संबंधित है कॉग्निटिविज्म से, संज्ञानवाद से, इन केस जरूरत पड़े तो। अगर मैं बात करूं तो टीचर का कैसा रोल हो, तो टीचर होना चाहिए फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, सीखने के अवसर प्रदान करे, सीख तो आप खुद लेंगे, है ना, आपके लिए यानी बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी या ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां वो सीख सके खुल करके। क्लियर है बात? सुगम करता, या फिर आप इसको कह लीजिए फैसिलिटेटर को आप क्या कहेंगे, सुविधा दाता कह लीजिए, सुविधा दाता। ये बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, जो काम की बातें होती हैं, अदरवाइज इसको डिटेल में हम करना चाहेंगे तो पता नहीं कब तक करते रहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ करने पे फोकस है, करके सीखने पे फोकस है, रचनावाद से ये बेस्ड है। रचनावाद कहता है टीचर का क्या रोल होना चाहिए, फैसिलिटेटर का, सुविधादाता का, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, स्टेज सेटर हो कि भाई स्टेज बना दी, अब खुद से करो, है ना, जहां जरूरत हो वहां अवेलेबल हैं आप। ठीक है बात, लेकिन बच्चा एक्टिवली सीखेगा। क्लियर हो गई बात? होपफुली क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो पूरी, इसमें वैसे तो 5 चैप्टर्स हैं अगर हम बात एनसीएफ की करें, बट वो 5 के 5 इंपॉर्टेंट ना होकर के मेन चीज क्रक्स इंपॉर्टेंट है। इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं, जो शुरुआत होती है एनसीएफ की, वो ओपनिंग लाइंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के एक एस्से की, एक निबंध की, जिसका नाम था या है नाम, राइटर्स तो हमेशा रहते हैं ना, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यानी सभ्यता एवं प्रगति कह लीजिए आप। ठीक, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ये है नाम
ऐसे का रविन्द्रनाथ टैगोर के, इससे शुरुआत होती है एनसीएफ की। और इसमें कहा क्या गया, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस को, सभ्यता और प्रगति को, क्यों क्योंकि टैगोर कह रहे हैं कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए, चाइल्डहुड के की एलिमेंट्स हैं एक तरीके से। क्या, एक तो है क्रिएटिव, जिसका एक अपने आप में ही मतलब क्या कह सकते हैं हम, क्रिएटिव स्पिरिट यानी रचनात्मकता, कुछ नया करना, बच्चे का बचपन के गुण हैं एक तरीके से। और दूसरी एक चीज है जेनरस जॉय, मतलब खुशी, एक्सप्रेशन कर पाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, वो जो हैप्पीनेस है जो उसके अंदर का एक आर्टिस्ट है वो बाहर ला पाए। तो क्रिएटिव स्पिरिट प्लस क्या है, जेनरस जॉय, मतलब बच्चा खेल खेल में सीखे, बोझ मत बनाइए शिक्षा को, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग बेहतरी के लिए हो, डर के लिए ना हो। तो क्रिएटिव स्पिरिट और जेनरस जॉय क्या है, टू की एलिमेंट्स हैं बचपन के, चाइल्डहुड के, टू की एलिमेंट्स ऑफ टू की एलिमेंट्स, यानी दो ऐसे तत्व हैं जो बचपन की विशेषता को जाहिर करते हैं। बच्चे को इसी के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए कि वो करके सीखे, एकदम जॉयफुल ढंग से सीखे। दूसरा, क्रिएटिविटी उसके अंदर की जो है, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, वो बाहर आए, कुछ नया करने की जो क्षमता वो अपने अंदर रखता है वो बाहर आए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस जो एस्से है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उससे शुरू होता है एनसीएफ, या ओपनिंग लाइन ये है जिसमें उन्होंने बेसिकली बात की है कि बच्चे के अंदर दो की एलिमेंट्स हैं बचपन के, यानी दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक है क्रिएटिव स्पिरिट यानी कुछ नया करने की क्षमता, दूसरा जनरस जॉय यानी वो एंजॉय करे लर्निंग को, ऐसे सिखाइए कि मजा आ जाए, है ना। 4 घंटे की एक यहाँ मैराथन पड़ी हुई है लेट्स लर्न पे, और भी कई कई घंटे के हैं। 18 लाख लोग, 20 लाख लोग, इतने छोटे से डोमेन में जहां पेपर ही 10 लाख लोग देते हैं मुश्किल से, अलग अलग एग्जाम्स को मिला करके देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, सीख पा रहे हैं हम, शायद मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, है ना, ये ऐसे नार्सिसिज्म की बात नहीं। तो सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस यानी क्रिएटिव स्पिरिट, जनरस जॉय, दो की एलिमेंट्स बचपन के, और इन्हीं को बना के रखना है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, आपको बच्चे को और खुद को बाहर की दुनिया से या रियल लाइफ से जोड़ना है, उनको रटवाना नहीं है। ये एक बेसिक बात है एनसीएफ की। अगर बात करें तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। कभी भी आप एनसीएफ के क्वेश्चन में पढ़ें, फंसें, तो याद रखिएगा एग्जाम में कि ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो ये मुख्य निर्देश हैं किसके, एनसीएफ के, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ, ये आपको बचा लेंगे यदि आप इनको ठीक से समझ पाए होंगे तो। प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ मतलब ये मुख्य निर्देश हैं 5, वैसे तो बहुत सारे निर्देश हैं, मुख्य निर्देश हैं 5 पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए, बच्चे के लिए, सीखने के लिए। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो इसमें बात हुई है कि भाई रटने से दूर लेकर के जाओ, रियल लाइफ से जोड़ो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में, डर ना बैठे बच्चे के मन में। टाइम टेबल भी इवन जो स्कूल का है उसको भी इतना रिजिड मत रखो, चेंजेस की संभावना रखो। ठीक, इसके अलावा हम कह सकते हैं जो आपका रोड मेथड्स हैं उनको परिवर्तन लाइए, जो बुक्स हैं उनको रियल लाइफ से जोड़िए। ये कुछ 5 आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। फिर एक बच्चा जो निकले स्कूल से वो सिर्फ साक्षर ना निकले, वो उसके अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी हो, वो नेशनल बिलीफ्स या वैल्यू करता हो, अपने राष्ट्र को एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक हिस्सा बन करके निकले। ठीक है बात, समझते हैं एक बार एक एक करके इन 5 के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये आपको बचाने का काम करते हैं, सेवियर का काम करते हैं। जब आप एनसीएफ के क्वेश्चन में फंसते हैं तो सबसे ज्यादा हेल्प यही करेंगे। ठीक, समझेंगे एक बार। पानी देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश टीचिंग मेथड में कराऊंगी, इंग्लिश पेडागोजी करेंगे कल एक सेशन में, और फिर पैटर्न थोड़ा बदलेगा पढ़ने का। बहुत दिन से थियरीज चल रही हैं, जो आपका यूपी टेट और रीड का मेन सिलेबस है वो हम खत्म कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो आप पुरानी प्लेलिस्ट से देखने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी। ठीक, क्योंकि डीट प्लस भी आ चुका है, कई लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। अगर हम बात करें टू शिफ्ट फ्रॉम
रोट मेथड यानी रटने से शिफ्ट कर दो। ये गाइडलाइन है, ये निर्देश है एनसीएफ का कि रटने से शिफ्ट कर दो भाई। मतलब रट्टा मत लगवाओ, रटंत विद्या चलंत नाही, ऐसा कहा जाता है। मतलब रोट लर्निंग से, रोट का मतलब ये है रटना, रटने से दूर लेकर के जाओ बच्चे को, उसको लाइफ से कनेक्ट करो, है ना। जो भी आप क्लासरूम में सिखा रहे हो, कनेक्टेड टू लाइफ इटसेल्फ। भाई जीवन में आना चाहिए ना प्रयोग, तो जो इस्तेमाल है आपके सिखाने का वो लाइफ में अगर काम ना आए तो कोई पॉइंट तो हुआ नहीं। तो कनेक्टेड टू लाइफ इटसेल्फ, जो रटने की बजाय फोकस किस पे हो, जिंदगी से जोड़ने पे हो, ताकि क्योंकि आपके लिए मीनिंगफुल क्या है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो रचनावाद है जिसकी अभी बात कर रहे थे हम, जिसपे ही पूरा एनसीएफ बेस्ड है, वो कहता है लर्निंग होनी चाहिए मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण होना चाहिए, अधिगम मीनिंगफुल होनी चाहिए। क्या? लर्निंग की जो प्रोसेस है, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए अर्थपूर्ण, मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, जिसको आप जीवन से जोड़ करके देख पाए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो अधिगम है। मतलब क्या हुआ, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, जिस चीज को कभी आपने फील नहीं किया, जिस चीज को आप जानते नहीं, बस आपने थियोरी में डेफिनेशन रट ली उसकी, वो चीज आपके काम की नहीं है। यदि उसी चीज को आपके जीवन से जोड़ दिया जाता, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती जो आपने रियल लाइफ में देखी होती, तो आप कभी भूल नहीं सकते। जैसे ही चीजें आपसे जुड़ती हैं आप भूलते नहीं हैं। ठीक, तो मीनिंगफुल होनी चाहिए लर्निंग, रटने से दूर शिफ्ट कर दें हम, लर्निंग को दूर लेकर के जाएं रटने से, ऐसा स्कूल्स को करना चाहिए। ठीक है, ये करिकुलम में हमारे परिवर्तन हो, पूरी सारी जो भी एक्टिविटीज हैं वो इस तरह का परिवर्तन वहां आना जरूरी है। दूसरा है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, मतलब जो ज्ञान है जो आप सिखा रहे हो क्लासरूम में, उसको आपको बाहर की दुनिया से जोड़ना है। जो भी आप सिखा रहे हो, क्लासरूम की जो लर्निंग है, जो नॉलेज है, जो भी आप सिखा रहे हो, उसको बाहर की दुनिया से, जहां सोसाइटी है, कम्युनिटी है, जहां प्रॉब्लम्स हैं, रियल हैं, वहां से जोड़ना है। तो रियल लाइफ से जोड़ना है क्लासरूम लर्निंग को। ठीक, वास्तविक जीवन से जोड़ करके हम सिखा पाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में चलेगी। ठीक, एक तो रटवाना नहीं है, दूसरा रटवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जैसे ही आप बाहर की दुनिया से जोड़ दोगे क्लासरूम को। भाई इतना कंफर्टेबल बच्चा क्लासरूम में फील करे, इतना ही एंजॉय वो करे क्लासरूम के अंदर जितना वो घर बैठ के कार्टून देखते हुए करता है। लर्निंग इतनी मीनिंगफुल होनी चाहिए, आपने बाहर की दुनिया से, जिस दुनिया से वो बिलोंग करता है, जहां से वो आया है, वहां से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको, चाहे एग्जाम्पल्स के थ्रू, चाहे कुछ प्रोजेक्ट्स देकर के, चाहे कम्युनिटी में कुछ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी इस तरीके की करा रहे हैं, कोई नुक्कड़ नाटक है, 70 तरह की चीजें हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, थर्ड जो आपकी गाइडलाइन है, थर्ड गाइडलाइन है एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, यानी लचीला हो। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो लचीला होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी तभी आप देख रहे हैं कि ये सीसी को बेसिकली रिकमेंड करते हैं, एक तरीके से सीसी की वकालत करते हैं एक तरीके से, जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। यानी बच्चे को आप ऑलमोस्ट हर एक ढंग से होलिस्टिक वे में जांच पाओ, उसका सर्वांगीण विकास हो पा रहा है एजुकेशन से या नहीं, ये आप जांच पाओ। होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण, यानी सिर्फ दिमाग से रिलेटेड या सिर्फ पेन पेपर से रिलेटेड नहीं, आप उसके शारीरिक विकास पे भी फोकस कर रहे हैं, उसके मानसिक विकास पे भी फोकस कर रहे हैं, उसके सामाजिक विकास पे भी फोकस कर रहे हैं, और उसके सामवेगिक यानी इमोशनल डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। बेसिकली हम मेन जो डोमेन है उसके डेवलपमेंट के, वो 4 डोमेन पढ़ते हैं। फिजिकल, PCSE, फिजिकल कॉग्निटिव यानी दिमाग से संबंधित, फिजिकल यानी शरीर से संबंधित, सोशल यानी हम सोशल बीइंग हैं तो हमें 4 लोगों में रहने की बुद्धि भी होनी चाहिए, और साथ में इमोशनल डेवलपमेंट, हम अपने इमोशंस को क्या कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं, सही जगह पे यूज कर पाएं, उनके प्रति अवेयर हों, ये सब क्या है, मैनेज कर पाएं, ये सारा इमोशनल डेवलपमेंट का खेल है। ठीक, तो ये चारों ही एस्पेक्ट में बच्चा डेवलप हो पाए, एक ऐसी आइडेंटिटी उसकी बने जो कंप्लीट हो। ठीक, सिर्फ पेन पेपर लेकर के उसको रटना आता है, वो जो 3 इडियट मूवी है वैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि साक्षर तो हैं, जो सामने मिल गया उसको रट डाला, पता नहीं क्या है। इन ऑल एस्पेक्ट्स वो डेवलप हो। होलिस्टिक का मतलब ये सभी एस्पेक्ट, चहुमुखी विकास हो बच्चे का, इस तरीके का हम करिकुलम डिजाइन कर पाए, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी हो एग्जामिनेशन में, डर ना हो,
कि इसीलिए आप देखते हैं कितने सारे एफएज हो गए हैं, ग्रेड सिस्टम हुआ, फिर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज की मूल्यांकन किया जाने लगा। सिर्फ पेन पेपर नहीं, बाकी एस्पेक्ट भी हम देख रहे हैं बच्चे का कि वो ड्राइंग में कितना अच्छा है, वो पेंटिंग में कितना अच्छा है, वो डांस में कितना अच्छा है, या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज वो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, करिकुलम, यानी करिकुलम कैसा बने, जो पाठ्यचर्या है उसको ऐसा डिजाइन करें हम कि वो टेक्स्ट बुक के बाहर चली जाए। सिर्फ जो आपका करिकुलम है, देखो करिकुलम में आपका सिलेबस भी है, सिलेबस बुक से संबंधित है, तो सिर्फ किताबों तक नहीं सीमित, करिकुलम में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हम यहां इंक्लूड कर सकते हैं। करिकुलम का ऐसा होना जरूरी है जो किताबों से दूर तक जाए, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, उसका जजमेंट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका कोलैबोरेशन, ये सब चीजें बेहतर हो पाए, है ना। समस्या समाधान पे हम फोकस कर पाए कि वो चीजें करके सीख पाए, इस चीज पे हम क्या कर पाए, फोकस कर पाए। ठीक है, बात इतनी सभी को क्लियर है? क्लियर है ना ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक इसकी क्या कहेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल है, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी, यानी एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन हम बनाएं बच्चे को जिसमें नेशनल वैल्यूज हो, कुछ एथिक्स हो, कुछ मॉरल्स हो, है ना। तो नेशनल वैल्यूज या बिलीफ्स के साथ वो आगे बढ़े, उसमें नेशनल वैल्यूज भी डेवलप हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी डेवलप हो, सबकी बात को सुन सके, समझ सके, सिर्फ अपनी अपनी ना गाए, है ना। एक ऐसी आइडेंटिटी उसकी क्रिएट हो कि वो सामंजस्य स्थापित करे अपने आसपास भी और देश के लिए भी कुछ बेहतर कर पाए। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। यदि आपने इन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा, आपका क्वेश्चन एनसीएफ से रिलेटेड गलत हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको बताया घुमा फिरा के आपको ले जाना है बच्चे को रोट लर्निंग से दूर, रटने से दूर लेके जाना है ना। ऐसे लेके चलना है, किससे? रटने से दूर। ऐसे गाने याद आ जाते हैं मेरे को दिमाग में लाइंस बोलते हुए। फिर दूसरी एक चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है एग्जामिनेशन सिस्टम में। करिकुलम को किताबों से दूर लेके जाना है, अगेन दूर, गलत गलत चीजों को सबको दूर। ठीक, बिना बर्डन के सिखाएंगे आप। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब बात आती है लर्निंग एंड नॉलेज की। यहां एनसीएफ में बात हो रही है कि सिर्फ जो अधिगम है, लर्निंग ऐसी मत कराइए कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बन जाए, वो ज्ञान बने। अब ज्ञान और इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर है। सिर्फ इंफॉर्मेशन को हम ये नहीं मान सकते कि बहुत नॉलेजेबल है। इंफॉर्मेशन गूगल पे भी बहुत है, कितना आप समझ पा रहे हैं उस चीज से। ठीक, मतलब अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉलेज का मतलब सिर्फ मियर इंफॉर्मेशन नहीं है। उसको यदि हम कनेक्ट कर पाए लाइफ से तो वो इंफॉर्मेशन नॉलेज बन पाएगी। तो हम बेहतर तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नॉलेज को क्रिएट करा पाए क्लासरूम में, होलिस्टिक अप्रोच रख करके एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को या किताबी चीजों को लाइफ से कनेक्ट कर पाए। अगेन वही बात है, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना पाए। इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना पाए यानी एकीकृत उपागम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट की बाउंड्रीज हैं वो क्या हो पाए, मर्ज हो पाए एक तरीके से। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री के बारे में भी जान ले रहे हैं। कई बार जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो आप कुछ और कॉन्सेप्ट भी जान ले रहे हैं। ठीक, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स से भी रिलेटेड है वो। मतलब सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके समझाना इंटीग्रेटेड अप्रोच है। क्लियर बात है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये शायद लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम जब भी एग्जाम आएगा तभी डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को एक मैराथन लेकर के। कल इंग्लिश पेडागोजी का एक सेशन होगा। मैं जल्दी ही एक नई तरह का टाइम टेबल आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, है ना। चलिए, थोड़ी सी क्लासेस। ठीक, इसके बाद बात होती है भाषा के बारे में क्या कहता है एनसीएफ। एनसीएफ बेसिकली 9 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, 9 सब्जेक्ट्स के बारे में, चाहे वो लैंग्वेज यानी भाषा हो, चाहे वो आपका आर्ट एजुकेशन हो, फिजिकल एजुकेशन हो, वर्क एंड पीस हो, है ना। इसके अलावा जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट हैं आपके, जो भी जनरल, कुछ साइंस हो, सोशल साइंस हो, टोटल 9 सब्जेक्ट्स की बात करेगा। और अगर हम बात करें तो लैंग्वेज की जब हम स्पेसिफिक होकर के बात करते हैं, एक और चीज इन्होंने कहा कि आइडियल टाइम जो होना चाहिए ना, आपके जो क्या बोलते हैं उसको, कालांश बोलते हैं ना, जो पीरियड होते हैं क्लासेस में, 8 पीरियड्स लगते हैं, कई बार 7 लगते हैं, तो 35 मिनट्स जो है वो आइडियल टाइम है एज पर एनसीएफ।
आइडियल टाइम है या आइडियल ड्यूरेशन है एक पीरियड के लिए, भाई 35 मिनट्स तक का पीरियड जो है ठीक है। वैसे भी हमारी जो अटेंशन है वो 25-35 मिनट्स तक ही टिक पाती है, फिर उसके बाद थोड़ा 5 मिनट इधर उधर घूम भी सकते हैं हम। ये पोमोडोरो टेक्निक भी होती है, जो लोग पढ़ाई करते हैं, आजकल कई लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ना 7 घंटे 8 घंटे, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है ना। कई बार जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाए लंबे समय तक, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। भाई 25 मिनट पढ़ लिए, 5 मिनट का ब्रेक लिया, तो बेसिकली वही है कि आधे घंटे के आसपास हमारी जो अटेंशन है वो ज़्यादा बेहतर रहती है, उसके बाद हमें थोड़े से ब्रेक की आवश्यकता होती है। तो 35 मिनट्स का आइडियल ड्यूरेशन होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। अब बात कर रहे थे हम लैंग्वेज की, यानी भाषा की यदि हम बात करें तो लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए या लैंग्वेज के विषय में एनसीएफ क्या बात करता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं तो एनसीएफ कहता है कि जो लैंग्वेज है, पहली बात तो जो शिक्षा है वो बच्चे की मदर टंग में दी जानी चाहिए, प्राइमरी लेवल पे तो एटलीस्ट मदर टंग, जो माध्यम है पढ़ाने का वो मातृभाषा हो। मातृभाषा क्या है भाई? जो भी आपके घर में पहली भाषा बोली जाती थी। ठीक, अगर कोई बच्चा है जो पंजाबी जिसके घर में बोली जाती है तो पंजाबी, जिसके घर में हिंदी बोली जाती है उसके घर में हिंदी। मतलब आप बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि आके अंग्रेज बन जाओ यहाँ, बल्कि आप उसको अपनी भाषा में खुद को एक्सप्रेस करने देंगे, खुद को अभिव्यक्त करने देंगे। ठीक, तो मदर टंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। दूसरी चीज, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो कोठारी आयोग ने बात की थी 1964-66 के अराउंड, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीजें होती हैं कि पॉलिसीज बन जाती हैं। अभी एनपीई आ रही है जो 2019 की है, चीजें हमारी 1968 की भी पूरी नहीं हुई। सोचो, एनसीएफ 2005 भी कह रहा है कि वो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर के आए थे कोठारी जी, उसको थोड़ा अप्लाई करके देख लो। तो ये क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई करने की बात करेगा, लागू करने की बात करेगा, मानने की बात करेगा। त्रिभाषा सिद्धांत कहते हैं, त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। आपने सबने अपने बीएड में, डीएलएड में, बीएलएड में जरूर पढ़ा होगा त्रिभाषा सूत्र। मतलब 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं प्राथमिक स्तर पर। पहली भाषा आपकी मदर टंग यानी मातृभाषा। दूसरी भाषा हिंदी हो सकती है, अगर हिंदी मातृभाषा थी तो इंग्लिश हो सकती है। थर्ड लैंग्वेज क्या होगी? कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा चलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती, उस केस में पहली भाषा आपकी मदर टंग ही रहेगी, दूसरी लैंग्वेज हिंदी, तीसरी लैंग्वेज कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश। ठीक है बात? तो कुल मिलाकर के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आज थोड़ा सा पढ़ना, वैसे मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगी इस पे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र, 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं प्राथमिक स्तर तक। दूसरी बात है, एक एनसीएफ बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, होपफुली यहां तक नोट कर लिया होगा सबने, एनसीएफ बहुत ज्यादा प्रमोट करता है किस चीज को? मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषिता। अब ये बहुभाषिता क्या बीमारी है भाई? ये है कि भारत जो है एक विविधताओं का देश है। मल्टीलिंगुअलिज्म किसको प्रमोट करता है? मल्टीलिंगुअलिज्म को, यानी बहुभाषिता को। यानी कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे क्लास में होंगे और होना भी चाहिए, और आपको उन्हें सिखाना है। यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस यदि क्लासरूम में बोली जाती हैं तो आप उसको करेंगे प्रमोट, है ना? लग रहा है बोर्ड ज्यादा यूज हो गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं करियर विल पे क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। टाइम तो सेट होता है ना, 7 बजे की क्लास होती है तो उस टाइम आ जाएगा, करो 5-10 मिनट में शुरू हो जाती है। वैसे मैं देख लूंगी। लैंग्वेज यानी उनसे पूछो कॉल कर करके, ध्यान भटकाते हो यार, फ्लो खराब करते हो। देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता। बहुभाषिकता, कई मल्टीपल भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक क्लास में होंगे और होने चाहिए, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। एक बच्चा पंजाबी बोली जाती होगी उसके घर में, दूसरा बच्चा संस्कृत बोली जा रही है, तीसरा बच्चा है मलयालम बोली जा रही है, मलयाली आई थिंक, मलयालम नहीं, इसके अलावा तमिल, तेलुगु जो भी है। तो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, उन सबको आप एक्सेप्ट करेंगे और मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स की तरह मानेंगे, एक संसाधन के रूप में लेंगे, ना कि एक प्रॉब्लम के रूप में। तो बच्चे की मातृभाषा को हमें एक्सेप्ट करना है। बच्चा जो भी घर से लेके आए हमें एक्सेप्ट करना होता है, सिंपल फंडा है। ठीक, तो संसाधन के रूप में, एक टूल के रूप में आप यूज करेंगे लैंग्वेज को। इतनी बात सभी को क्लियर है? सीटेट की गाइडेंस की जो बात कर रहे हैं इस सैटरडे, अभी पैटर्न चेंज होने वाला है,
यूट्यूब का जो पूरा मैं जिस तरह से आज तक सेशंस लेते आ रही हूँ, बहुत कई साल से ऐसे ही चल रहा है, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा। मैं जल्दी डिस्कस करूँगी एक सेशन में कि किस तरह से सेशंस रहेंगे, क्योंकि बीच में आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी क्लास हो रही है कभी नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी बात है कि लैंग्वेज क्या थी, प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए लैंग्वेज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व करने की बात की किसने, एनसीएफ ने, कि भाई बच्चों को आप दंड दे रहे हो। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चा जो है वो डिस्कम्फर्ट में बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, चाहे वो टॉयलेट से लेकर के किसी भी तरह की चीज़ें हो। आपका जो करिकुलम है या टेक्स्ट बुक्स हैं वो बिल्कुल रोट लर्निंग की बात कर रही हैं। तो अभी आप देखते हैं कि अभी जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक्स हैं कि वो बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई हैं, बहुत सारी पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एनसीएफ से हमने यही सीखा। अगर मैं बात कहूँ कि आपने सीखा क्या, वैसे तो आप सबका अपना एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसे लाइक शेयर कर दिया करो यार, हैं। तो अगर हमने सीखा क्या, कंक्लूजन पे अगर हम आए तो हम कह सकते हैं कि 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए। प्रोफेसर यशपाल इसके हेड थे, जो पूरी कमेटी बनी थी, नेशनल फोकस ग्रुप्स बने थे कुछ 21। आप अभी भी उन पेपर्स को पढ़ सकते हैं जो पोजीशन पेपर्स हैं, नेशनल फोकस ग्रुप्स ने दिए थे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके, अगर आप बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये 4th एनसीएफ था 2005 का, एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया। और एससीईआरटीज और डाइट्स जो होते हैं आपके, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग की जो हम बात करते हैं, डाइट और एससीईआरटीज जो हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट कराएं या इसमें परिवर्तन ला पाएं, इस चीज़ को भी फोकस किया गया, इन्वॉल्व किया गया उनको कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए जो भी चेंजेस हैं। इसके अलावा पूरे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए लगभग 22 भाषाओं में इसको एनसीएफ को क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। 17 स्टेट यानी जो 17 राज्य हैं भारत में, उनके सिलेबस को इसने अफेक्ट किया, है ना, या इम्पैक्ट डाला, चेंजेस हुए। ठीक, और सीखने पे फोकस हुआ, रटने से फोकस हटाया, फ्लेक्सिबिलिटी आई एग्जाम की, रियल लाइफ से जोड़ने की बात हुई, कितनी सारी बातें हमने की, बहुभाषिता की हमने बात की, ये सब बात इसके अंदर हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं फिर अलग अलग, बट इंपॉर्टेंट नहीं है वो कि साइंस के लिए क्या कहा, मैथ्स के लिए क्या कहा, वो उन सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में चला जाता है। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यही सारी बातें की कि लाइफ से हम कनेक्ट कर पाएं। यही मेन बातें हैं जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, फिर से वही रिपीट करूंगी तो कोई पॉइंट रहेगा नहीं। ठीक, कोई और डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और बस यही बात है। देखो अभी जय महाकाल कह रहे हैं, कितनी बार एनसीएफ पढ़ाओगे, जितनी बार एग्जाम आएगा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी मैं ये टॉपिक्स कराना बंद करूंगी कुछ टाइम तक, आपको शायद टॉपिक्स ना देखने को मिले। प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है 20-21 चैप्टर में अभी करा चुकी हूँ, रीट और इसके लिए यूपी टेट के लिए, डीट प्लस बी के लिए भी वो इक्वली हेल्पफुल है। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, नए और पुराने वीडियो मिक्स करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। पहले उनको देखिए चैप्टर्स को, और प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे। हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस होगी, ये मैं एक अलग से वीडियो बना करके बता दूंगी। सीटेट के लिए भी मैं अभी जल्दी एक गाइडेंस की एक वीडियो आएगी, टेंशन ना लो। चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा आपके जो भी विचार हो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करें। ठीक, ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट। कल मिलेंगे। अभी तो हम इंग्लिश पेडागोजी करेंगे रीट के लिए और बाकी टीचिंग एग्जाम